2 दिन के भारत दौरे के बाद राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस लौट गए, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा समझौता छोड़ गए हैं जो दिल्ली और मॉस्को के रिश्तों को नए दौर में ले जाने वाला है। दशकों पुरानी दोस्ती अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच गई है, जहां रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और भू राजनीति सब एक नई दिशा में मुड़ते दिख रहे हैं। हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए, सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी, तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। इतिहास की एक तस्वीर होती है और कुछ तस्वीरों का अपना इतिहास होता है। ये वही तस्वीर है जो 4 और 5 दिसंबर के दिन भव्यता के इतिहास में दाखिल हुई है। Distinguished Mr. Modi, dinner was great. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इतिहास के एक ऐसे सफरनामे में शामिल थे जिसके मुकाम को देखने के इंतजार में दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कहते हैं गले लगाना रिश्ते की गर्मजोशी का एक स्वाभाविक रूपांतरण है और मोदी पुतिन के रिश्ते में तो ये रूपांतरण देखने लायक था। जैसे ही पुतिन हवाई अड्डे पर उतरे, दोनों बार बार एक दूसरे के गले मिले। पुतिन ने पीएम की पीठ थपथपाई, मोदी ने पुतिन की पीठ थपथपाई। एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों का काफिला रवाना हुआ। ये तस्वीर देखकर दुनिया हैरान रह गई कि करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष एक फॉर्च्यूनर कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। भारत आने से पहले पुतिन ने कहा था वो भारत के बहुत करीबी हैं। ये बात तब जाहिर हो गई जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, तेल और ऊर्जा की सप्लाई न रुकी थी न रुकेगी। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. इस पूरे दौरे में दोनों ने कई बार हाथ मिलाया। दुनिया मंत्रमुग्ध भाव से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इन भंगिमाओं को देख रहा था। रशिया इंडिया के रिश्तों को चौतरफा बढ़ाया जाए,
क्योंकि केवल अगर हम डिफेंस में और न्यूक्लियर में इनसे बिजनेस करते रहे, और तेल का पता नहीं, आज हम खरीद रहे हैं, कल को हम खरीदना बंद कर रहे हैं जनवरी में, तो रशिया के साथ हमारे रिश्ते स्प्रेड कैसे होंगे। इसीलिए इस समिट का मेरे ख्याल से मेन मुद्दा ये है कि अलग अलग सेक्टर्स में, खास करके पेमेंट मैकेनिज्म्स, क्योंकि पैसे की लेन देन नहीं हो पा रही है सैंक्शंस के चलते, राइट। रशिया के अंदर हमारा इंडियन माल इंपोर्ट ज़्यादा हो। इनफैक्ट पुतिन ने कहा है कि हम एक एक्सपो बना रहे हैं जिसमें कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और रशिया के इंपोर्टर्स हम माल खरीद सके। मेडिकल टेक्नोलॉजीज में, टेक्सटाइल्स में, एग्रीकल्चर में, शिप मेकिंग में, हमें इन सब सेक्टर्स में वाइडन करना है। टूरिज्म में, एजुकेशन में, स्टूडेंट्स की जो पहले भी जाते थे अब भी जाते हैं, पर उसको स्मूदन करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा ये सेक्टर्स बढ़ेंगे हमारे एंगेजमेंट के, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आर्थिक एक्सचेंज भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पीपल टू पीपल भी बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसमें जान आएगी। कूटनीति के समानांतर दुनिया के दो महान देशों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच विकसित हुए इस रिश्ते की राजनीति में राष्ट्र का हासिल क्या होगा, इसकी व्याख्या आने वाले दिनों में जरूर होगी, लेकिन तस्वीरों की भी अपनी एक गवाही होती है, और वो गवाही कहती है कि भारत और रूस के बीच एक नई कहानी की संभावना आकार ले रही है। Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। दुनिया की सबसे महीन कूटनीति पर्दे के पीछे से रची जाती है। उसके सूत्र शोर में नहीं, खामोशियों में तलाशे जाते हैं, और ये बात मोदी भी जानते हैं, पुतिन भी। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। आज हम अपने दोनों देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर कई अहम हमने फैसले लिए हैं। पुतिन लगभग 25 साल से रूस को संभाल रहे हैं, और जब भारत आए तो कारोबारियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बहुत कुछ देने का ऐलान किया। पुतिन का एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जिस पहली चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन की आपसी साझेदारी। ये रिश्ता दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सियासी रिश्तों से बहुत अलग और खास था। व्लादिमीर पुतिन की कहानी बेहद दिलचस्प है, बिल्कुल फिल्म की तरह। बचपन में चूहे पकड़ते थे, लेकिन जवानी में रूस के सबसे खतरनाक जासूस बन गए और आज दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे हैं। पुतिन राष्ट्रपति भी हैं, योद्धा भी, नेता भी और लड़ाका भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खौफनाक मंजर के बाद दुनिया को यह बात समझ में आ गई थी कि वॉर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है।
भविष्य में कोई भी देश एक दूसरे पर हावी ना होने पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिसके बाद लगा था कि दुनिया को वॉर से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि 21वीं सदी में ऐसी लड़ाई होगी जिसे चाहकर भी कोई रोक नहीं पाएगा। यूरोपियन देशों की पाबंदियां हो या नेटो की धमकियां, पुतिन की जिद के सामने किसी की नहीं चल रही। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। जो देश कहते हैं कि पुतिन एक अथॉरिटेरियन लीडर है, ठीक है, उनके अपने विचार हैं, वो अपने विचार रखें। दुनिया में अलग अलग हैं। अमेरिका के ट्रंप भी तो इस समय इतने पावरफुल लीडर हैं। तो लीडर्स कंट्रोवर्सी में रह सकते हैं, परंतु हमें जो अपनी दोस्ती और अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, उसमें हमें पुतिन पिछले 25 साल से हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, राइट, और रशिया इंडिया के रिश्तों को लेकर के एक बहुत ही अच्छे ट्रैजेक्टरी को ले जा रहे हैं। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो पुतिन के जीवन को करीब से जानते हैं। गरीब घर में पैदा हुए व्लादिमीर पुतिन अपना हर फैसला बेफिक्र होकर लेते हैं। बचपन में ठाना कि उन्हें जासूस बनना है तो यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में नौकरी करने लगे। मूड बदला तो पॉलिटिक्स में आ गए और रूस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति बन गए। हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन रूस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कैसे बन गए? बचपन से जासूस बनने की चाहत रखने वाले पुतिन रूस के चहेते रूलर कैसे बन गए? पुतिन की कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जासूस से प्रेसिडेंट तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राड में हुआ, जो आज के दिन में सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वही शहर था जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन सेना ने करीब 2 सालों तक सीज करके रखा था। इसी दौरान 8 लाख लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया था और लाखों लोग भूख प्यास से मर गए थे। पुतिन अपने घर में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन यूएसएसआर में नेवी में नौकरी करते थे, जबकि उनकी मां मारिया इवानोवना शेलोमोवा एक फैक्ट्री वर्कर थी। पुतिन 3 भाई थे, लेकिन जन्म से पहले ही उनके दोनों भाइयों की मौत हो गई थी। पुतिन जहां रहते थे वहां चूहों का आतंक था। पुतिन का बहुत सारा वक्त घर के बाहर चूहों को भगाने में चला जाता था। गरीबी और बदहाली से सिर्फ पुतिन का घर नहीं, बल्कि पूरा लेनिनग्राड का एरिया ही त्रस्त था। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए पुतिन ने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ जाकर जूडो सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुतिन ने जूडो के साथ हॉर्स राइडिंग जैसे स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली थी। 1960 से 1968 के बीच पुतिन की 8वीं तक की पढ़ाई लेनिनग्राड के प्राइमरी स्कूल में हुई। 1970 में सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पुतिन सिर्फ खेलकूद में ही आगे नहीं थे, बल्कि उनकी पढ़ने में दिलचस्पी रहती थी। पुतिन खाली टाइम में कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों को पढ़ते थे। जब भी वक्त मिलता पुतिन सिनेमा देखना पसंद करते थे। यही सिनेमा उनके जीवन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर लेकर आया। एक स्पाई मूवी से इंस्पायर्ड होकर पुतिन ने बचपन से ही जासूस बनने का मन बना लिया था। देश के लिए काम करने का जुनून इतना ज्यादा था कि जब वो क्लास 9th में थे, उसी समय यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी में काम मांगने पहुंच गए। लेकिन जवाब में केजीबी के ऑफिसर्स ने पुतिन को बताया कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने के लिए लॉ की डिग्री जरूरी होती है। बहुत ही पावर होती थी, रिस्पेक्ट होती थी और बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों को रिक्रूट किया जाता था। तो पहली बात तो ये, जब केजीबी में उनको नौकरी मिली तो उनके पास ये पैरामीटर्स होंगे, स्मार्ट होंगे, एजुकेशन वाइज और पर्सनालिटी की बहुत सारी ट्रेट्स देखी जाती हैं किसी को भी केजीबी में लेने को। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि उनका चयन होना ही इटसेल्फ केजीबी में
एक बहुत बड़ा फिल्टर था जो कि इंडिकेट करता है कि उनकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ, उनकी लीडरशिप स्किल्स और उनकी इंटेलिजेंस एक अच्छे लेवल की थी। 1970 में पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। 1970 से 1975 तक पुतिन का वक्त अपनी लॉ की पढ़ाई करने में बीता। 1975 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। अब सवाल था नौकरी का। 1975 में ही केजीबी में नौकरी मिल गई। पुतिन के लिए ये नौकरी किसी सपने के पूरे होने जैसा था। 10 साल तक अपने होम टाउन लेनिनग्राड में नौकरी करने के बाद 1985 में व्लादिमीर पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में जर्मन ट्रांसलेटर के तौर पर भेजा गया। उन दिनों केजीबी को जर्मन लैंग्वेज जानने वाले ऑफिसर्स की जरूरत थी, क्योंकि उस समय जर्मनी ईस्ट और वेस्ट 2 भागों में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट का एरिया यूएसएसआर के कब्जे में था, तो दूसरी ओर वेस्ट में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड का असर था। ईस्ट जर्मनी के अंदर पुतिन के शानदार काम और इंटेलिजेंस की चर्चा पूरे केजीबी ऑर्गेनाइजेशन में होने लगी। जब ये बर्लिन वॉल गिरी और सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ऑब्वियसली पुतिन ईस्ट जर्मनी से वापस रशिया आ गए, सेंट पीटर्सबर्ग आ गए, जहां इनका बेस था ऑफिस का। और उस समय का कहा जाता है कि पुतिन को एक तरह से बहुत ही दुख है कि सोवियत यूनियन को बिखरना पड़ा, कि सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ। इसको लेकर के पुतिन की पर्सनालिटी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करती है। बार बार वो कहते हैं, बिलीव करते हैं कि सोवियत यूनियन का ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। और इनफैक्ट अभी भी जो यूक्रेन वॉर चल रही है, इसमें बहुत लोगों का कहना है कि पुतिन एक ग्रेटर रशिया फिर से बनाना चाहते हैं, जो कि पहले था। तो आई थिंक बर्लिन में जो उनकी समय रहा, जो उसने वहां देखा, जिस तरह से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, आई थिंक उसको देख करके पुतिन के मन में विचार बैठ गया था कि मेरे को रशिया को स्ट्रांग बनाना है। इस घटना के वक्त सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत यूनियन के लोग मिखाइल गोर्बाचोव की पॉलिसी से बहुत खुश नहीं थे। मिखाइल गोर्बाचोव अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात यूएसएसआर की जनता को रास नहीं आ रही थी। अफगानिस्तान से भी मिखाइल गोर्बाचोव को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी और आखिरकार यूएसएसआर का विघटन भी हो गया। और ऐसे वक्त में रूस की जनता पुतिन को एक भरोसेमंद नेता के तौर पर ही देख रही थी। लोगों का गुस्सा मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ बढ़ने लगा। मजबूर होकर दिसंबर 1991 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। (1990) में पुतिन केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद के साथ एक्टिव सर्विस से रिटायर होकर वापस अपने शहर लेनिनग्राड लौट आए थे और लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे। यहीं पुतिन की मुलाकात लेनिनग्राड के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेयर अनातोली सोबचक से। पुतिन से प्रभावित होकर अनातोली सोबचक ने अपना सलाहकार उन्हें बना लिया। राजनीति में एंट्री ऐसे हुई, एसेंशियली बोरिस येल्सिन ये केजीबी में थे, पीटर्सबर्ग में थे, और रशिया का जो प्रेसिडेंट था उस समय, पहले मेयर था स्ट्रॉन्ग बोरिस येल्सिन, फिर वो प्रेसिडेंट बना। तो केजीबी सर्कल्स द्वारा और बोरिस येल्सिन की जान पहचान द्वारा ये पॉलिटिक्स में आए। केजीबी के लोगों को सरकार में आने का मौका मिला क्योंकि इन्हें काफी कुछ आइडिया था गवर्नेंस का। तो इसलिए पुतिन भी केजीबी बैकग्राउंड के, तो इनको एंट्री मिली पॉलिटिक्स में, क्योंकि केजीबी के और भी लोग थे और ये माना जाता था कि केजीबी के लोग अगर सरकार में आएंगे तो सरकार को अच्छा वो डायरेक्शन दे सकते हैं। 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के बाद लेनिनग्राड का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। पुतिन ने अपने काम को जिम्मेदारी से संभाला और उनके शानदार काम के चलते 1994 में पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना दिया गया। और यहीं से पुतिन की पॉलिटिक्स में ये पहली एंट्री होती है।
सत्ता हाथ में आने के साथ ही शहर में पुतिन ने शानदार काम करना शुरू किया। ढूंढ कर भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया और कुछ ही दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पुतिन की छवि एक साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में बन चुकी थी। लेकिन 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर का इलेक्शन हुआ और इस बार अनातोली सोबचक चुनाव हार जाते हैं। सोबचक के हारने के बाद पुतिन की कुर्सी भी चली जाती है। केजीबी में काम करने से और सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर रहने के कारण पुतिन की जान पहचान मॉस्को के बड़े नेता और ऑफिसर्स के साथ हो गई थी। अब पुतिन मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात वेलेंटिन युमाशेव से होती है। वेलेंटिन युमाशेव उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। पुतिन की पर्सनालिटी और उनकी कार्यशैली को देखकर वेलेंटिन युमाशेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन से कराई। 26 मार्च 1997 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ में डिप्टी चीफ बना दिया। पुतिन की राजनीति में जो एंट्री हुई, जब बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जब देखा कि रूस में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए उनको भरोसा था कि पुतिन, जो उस वक्त तो बहुत यंग केजीबी में थे, उसके बाद वो राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, तो उनको बोरिस येल्त्सिन को लगा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो रूस को उस मकाम पर जा पहुंचाएंगे जहां वो हमेशा चाहते थे। क्योंकि पुतिन का मानना था कि जब से रूस सोवियत यूनियन नहीं रहा है, तो शायद विश्व में उनकी जो छवि है, रूस की जो छवि है, वो ठीक नहीं है। उस छवि को सुधारने के लिए बोरिस येल्त्सिन ने चार्ज दिया पुतिन को। पुतिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर प्रमोट होते चले गए और अपने अच्छे काम और डेडिकेशन की वजह से देखते ही देखते सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बन गए। देखिए, रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, टेक्निकली तो एक एडवाइजरी बॉडी है, और बट उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। इस एडवाइजरी बॉडी के जो मैंडेट है, आप मान लीजिए वर्चुअली सारे स्फीयर्स में है। नेशनल सिक्योरिटी को लेके, एंटी टेररिज्म को लेके, डोमेस्टिक पॉलिसी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्वियसली सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इनकी एफएसबी है, जो केजीबी हुआ करती थी, इंटरनल मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सब के हेड्स भी मेंबर्स होते हैं। तो इस एडवाइजरी बॉडी कहने को का जो डिसीजन निकलता है वो वही निकलता है जो कि प्रेसिडेंट, क्योंकि हेड है तो उसी के वही जो चाहेगा वो डिसीजन निकलेगा। केजीबी में काम करने की वजह से पुतिन प्रेसिडेंशियल पावर्स को बहुत अच्छी तरह समझते थे और जैसे ही उनको सीधे राष्ट्रपति के साथ काम करने का मौका मिला, पुतिन राष्ट्रपति के सबसे करीबी बन चुके थे। बोरिस येल्त्सिन शराब के नशे में डूबे रहते थे और ज्यादातर काम पुतिन संभालने लगे। 1991 से 1999 तक बोरिस रूस के राष्ट्रपति बने रहे और इस वक्त तक पुतिन देश की राजनीति को पूरी तरह अपने हाथ में ले चुके थे और यहीं से पुतिन के साथ साथ रूस का भी वक्त बदलने वाला था। 9 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रूस में हुई इस बड़े पावर शिफ्ट के बाद पुतिन को असल मायनों में अब पावर मिली थी और उसी वक्त यूएसएसआर के विघटन होने के बाद से चेचन्या ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था और लगातार रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। चेचन्या ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, लेकिन रूस का वर्चस्व कायम था और इसी वजह से दोनों देशों के बीच घमासान चल रहा था। देखिए, रूस और चेचन्या की जो कहानी है उसमें था कि चेचन्या और चेचन इंगुश का जो इलाका है, ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस मांगते थे। 2000 से पहले की बात है ये, और उन्होंने अपनी एक आर्मी भी बना ली थी उस प्रोविंस में। रशियन आर्मी उनको दबा नहीं पाई थी। 1999 में चेचन्या के इस्लामिक फाइटर्स ने रूस के अंदर आतंक फैला रखा था। जगह जगह बम ब्लास्ट किए जा रहे थे। उन्नीस 1999 में चेचन्या विद्रोहियों ने कई शहरों पर एक साथ निशाना बनाया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। चेचन्या के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था।
राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचन्या को हैंडल करने की पूरी जिम्मेदारी पुतिन को सौंप दी। पावर हाथ में आते ही पुतिन ने चेचन्या पर वॉर डिक्लेयर करते हुए अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। चेचेनिया का जो था, खासकर चेचेनिया के अंदर जिस प्रकार से जो मैं कहूँगा जो आतंकवादी थे, और वो जो आतंकवादी थे वो क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो जो आतंक, एक इस्लामिक जो आतंक था चेचेनिया में, उसको समाप्त करने में जो भूमिका पुतिन ने निभाई वो वाकई काबिल तारीफ। उन्होंने यकीन किया कि ये जो है किसी प्रकार से भी रूस के अंदर इस तरह का आतंकवाद कोई नहीं फैलाएगा। और ये जब उन्होंने बड़ी सख्ताई से चेचेनिया में इस्लामिक फोबिया को जो दबाने की कोशिश की, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा कदम था। और यही कदम है कि आज विश्व में अगर देखते हैं, पुतिन ने बड़ा साफ कहा है कि अगर आपको रूस के अंदर रहना है तो रूस जैसा है वैसे आपको रूसी बनना पड़ेगा, और यहाँ पे किसी भी मजहब के लिए कोई जगह नहीं। रूस के इस हमले से चेचन्या के अंदर तबाही का मंजर हर ओर नजर आने लगता है। कहा जाता है कि 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस युद्ध को सेकंड चेचन्या वॉर भी कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था जब सैनिकों के हेलमेट पर कैमरा लगा दिया गया था, ताकि रूस के लोगों को पता चल सके कि कैसे रूसी लोगों की जान का बदला लिया जा रहा है। युद्ध हुआ था उस समय रशिया की वो इंटरनल चुनौती थी काफी बड़ी, और उस इंसर्जेंसी का उसको दबाना पुतिन के लिए एक बहुत अहमियत रखता था। तो ऐसे में पुतिन और रशियन सोल्जर्स के हेलमेट्स में जो कैमरे लगाए गए थे ताकि रिकॉर्ड हो कि रशियन फोर्सेस किस ताकत से इस इंसर्जेंसी को दबा रही हैं, तो वो केवल इसलिए भी नहीं था कि दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वो ज़्यादा था अपने देश के अंदर दिखाना कि देश के अंदर जो ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, जो रिबेल करना चाहती है, जो चेचन्या का प्रोविंस था, उनको किस तरह से रशियन स्टेट, रशियन मिलिट्री की पावर से दबाया जा रहा है। बदले की इस खतरनाक लड़ाई में रूस के अंदर पुतिन की एक नई छवि बनकर सामने आई। रूसी लोग पुतिन को एक हीरो के तौर पर देखने लगे। इस घटना के 2 महीने के बाद ही दिसंबर 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। अब तक ये साफ हो चुका था कि बोरिस येल्त्सिन के बाद कौन होगा अगला राष्ट्रपति। 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रशिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। मार्च 2000 में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और रूस की जनता ने पुतिन पर अपना पूरा विश्वास जताया। बोरिस येल्त्सिन जो है, उन्होंने अपना चार्ज देना सोचा कि कौन ऐसा शख्स होगा जो रूस को संभाल सकेगा और रूस को उस मकाम पर ले जाएगा जो सोवियत यूनियन के जैसे उसकी छवि थी। तो बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को चुना, क्योंकि वो पुतिन के साथ रह चुके थे, वो जानते थे उनको, और यही कारण है कि पुतिन को सिलेक्शन उन्होंने किया, उन्होंने उनको चार्ज दिया, और उसके बाद से पुतिन अपने इलेक्शन जीते और लगातार कभी प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति बने, पर उनका पिछले 25 साल से वो कमान रूस की पुतिन के हाथ में है। कुर्सी संभालते ही पुतिन ने रूस के अंदर सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने पर जोर दिया। लोगों की आमदनी बढ़ाने और बेरोजगारी को खत्म करने पर पुतिन ने जोर दिया। आंतरिक सुरक्षा और दुनिया के देशों के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर पुतिन ने सबसे ज्यादा फोकस किया। पुतिन ने वाकई उस वक्त जब रूस $1700 पर कैपिटा इनकम होता था रूस का, और आज समझ सकते हैं आज जब वो 25 साल रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम है $17,000 पर कैपिटा इनकम रूस का। धीरे धीरे रूस की हालत सुधरने लगी, आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत होने लगी, रूस की ताकत बढ़ने लगी। उस वक्त दुनिया भर में रूसी तेल की डिमांड बढ़ रही थी, साथ ही तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था। रूसी लोगों की कमाई बढ़ने लगी थी। रूस के अंदर हुए इस बदलाव से पुतिन को एक ग्रेट लीडर के रूप में देखा जाने लगा, और इसका असर ये हुआ कि 2004 में जब फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार पुतिन को पहले से भी ज्यादा वोट मिले। लगातार मिल रही जीत से इतना तो तय हो गया था कि पुतिन ही अब रूस के सर्वे सर्वा है। लेकिन अब एक पेच फंसने वाला था। रूस का संविधान एक आदमी को लगातार सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बनने की इजाजत देता था। 2000 और 2004 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन के 2 कार्यकाल पूरे हो चुके थे। रूस में पुतिन के विरोधियों को लगता था कि 2008 के चुनाव में वो क्रेमलिन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
मार्च 2008 के चुनाव में पुतिन ने अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और दिमित्री चुनाव जीत भी गए और पुतिन प्रधानमंत्री बन गए। 2008 से 2012 तक उन्होंने क्या करा, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था, रशियन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा नहीं होती, मेदवेदेव उनका अच्छा लॉयल कोलीग था, तो 2008 से 12 में उसको प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट किया और पुतिन खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, 2012 में क्योंकि 2 कॉन्टिन्यूस टर्म कर चुके थे, अब एक टर्म मेदवेदेव ने कर ली, तो 2012 में पुतिन फिर से एलिजिबल हो गए। तो 2012 से लेके 2020 तक 2 टर्म रह सकते थे और इस बीच संविधान बदल दिया गया और अब ये हो गया कि प्रेसिडेंट की टर्म्स का कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए पुतिन 2012 से अब तक प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। पुतिन के इस मास्टर स्ट्रोक से पुतिन के विरोधी चारों खाने चित्त हो गए थे। पुतिन और दिमित्री ने मिलकर सितंबर 2011 में रूस के संविधान में बदलाव किया। अब तक जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता था, उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 2012 में एक बार फिर रूस के अंदर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी। पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार थे। रूस के संविधान में 2 बार से अधिक लगातार राष्ट्रपति बनने पर रोक थी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया था कि 3 बार कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। पुतिन ने तीसरी बार उम्मीदवारी ठोक दी। इससे उन लोगों को झटका लगा जो पुतिन को रूसी राजनीति से बाहर देखना चाहते थे। रूस में विरोधियों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन, नारेबाजी कोई काम नहीं आया। मार्च 2012 में तीसरी बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और इसी तरह 2018 में पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। 2024 में हुए चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में फिर वो जीत गए और अब 2030 तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस में राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है। वहां के संविधान के मुताबिक सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यहां तक कि जज भी राष्ट्रपति की मर्जी से चुने जाते हैं। कहने को तो रूस एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहां चुनाव का परिणाम हर बार पुतिन के ही पक्ष में होता है। 2014 से लेकर 2025 तक Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। रूस की राजनीति, भू राजनीति और युद्ध की कहानी एक ऐसे नेता के इर्द गिर्द घूमती है जिसने न सिर्फ रूस की सत्ता को मजबूत किया, बल्कि यूरोप और अमेरिका के साथ पूरे विश्व समीकरण को हिलाकर रख दिया। हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया। मार्च 2012 में पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। 1 दशक पुराने उस दौर में पुतिन कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री का दफ्तर ही था। पुतिन भले ही राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक सारे फैसले पुतिन ही लेते थे और 2014 में सत्ता में वापसी के साथ ही रूस की राजनीति में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फिर से तेज हो गया। पुतिन ने राष्ट्रपति का पद सिर्फ संवैधानिक पद नहीं रहने दिया, बल्कि रूस की पूरी ताकत का केंद्र बना दिया। 2018 में पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए और इसके बाद 2020 में रूस के संविधान में वो बड़े बदलाव हुए जिन्होंने पुतिन के शासन को आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित कर दिया। राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमा को रिसेट किया गया, जिससे पुतिन के लिए 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता साफ हो गया। रूस के कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर रखा गया। पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों पर जोर दिया गया और विपक्षी राजनीति की जगह और सिकुड़ गई। ये वही पल था जब दुनिया समझ गई पुतिन अब सिर्फ रूस के राष्ट्रपति नहीं, रूस की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के निर्माता बन चुके हैं। लेकिन पुतिन के शासन की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ घरेलू सत्ता नहीं, बल्कि भू राजनीतिक विस्तार रही है। क्रीमिया सिर्फ जमीन नहीं था, वो रूस की नेवल रणनीति का दिल था। और यही हाल यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क का भी है। पुतिन खुलकर कहते हैं ये इलाका रूस का है। सबसे बड़ा विस्फोट हुआ 2022 में। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और नाटो ने रूस को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से लगभग बाहर कर दिया। बैन लगने, सैंक्शंस के बावजूद रशिया की स्थिति अभी इसलिए नहीं बिगड़ रही क्योंकि रशिया ने मेजरली
इन्वेस्टमेंट्स अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए करनी शुरू कर दी है मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में। भाई जब आपको टैंक्स बनाने हैं, खूब सारे ड्रोन्स, इस समय रशिया महीने के हज़ारों ड्रोन्स बना रहा है, राइट। तो जो सारी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, रशिया की सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है उसमें, तो वो पैसा ऑब्वियसली इकोनॉमी को कुछ हद तक संभाल रहा है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया ने जो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कहें जिस तेजी से बढ़ाई है, उसमें पैसा डाला है, उसके चलते रशियन इकोनॉमी में फिलहाल फर्क नहीं पड़ा है। 2014 के बाद से रूस के भीतर पुतिन की सत्ता लगातार मजबूत होती गई। संविधान संशोधन, विपक्ष पर कार्रवाई, कोर्ट के फैसले, मीडिया पर नियंत्रण, सब कुछ पुतिन तय करने लगे। पुतिन ने रूस को एक स्थिर लेकिन कड़े शासन वाला देश बनाया, पश्चिम से टकराव को नई परिभाषा दी और अब 2030 तक सत्ता में बने रहकर रूस की अगली दिशा भी वही तय करेंगे। फिलहाल कहानी में बस इतना ही।